रिपैट्रिएशन रूल, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि अगर आप एनआरआई हैं और इंडिया से पैसा बाहर भेजना चाहते हैं तो कौन सा अकाउंट का यूज करना है, क्या लिमिट है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि देखिए मिस्टर राजेश एक एनआरआई हैं जो कि लंदन में रह रहे हैं और उन्होंने अपना मुंबई में एक प्रॉपर्टी था जिन्होंने जो कि उन्होंने बेचा है, कितने में, 10 करोड़ में। और जो फंड उनको मिला वो मिला आईएनआर में, यानी इंडियन रुपीज में, किसी इंडियन बायर से। और मिस्टर राजेश चाहते हैं कि सारा का सारा प्रोसीड हम अपने यूके बैंक अकाउंट में ले जाएं। ठीक है, क्यों ले जाएं? ताकि वो लंदन में एक फ्लैट को परचेज कर सके। और दोस्तों एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो करेंटली एक एनआरई अकाउंट भी मेंटेन किए हुए हैं और एक एनआरओ अकाउंट भी मेंटेन किए हुए हैं। तो दोस्तों सिनेरियो कुछ ऐसा है कि इन्होंने अपना फ्लैट बेचा है मुंबई में 10 करोड़ में, इनके पास एनआरई अकाउंट भी है, एनआरओ अकाउंट भी है। अब सवाल देखते हैं। सवाल ये कर रहा है कि बेस्ड ऑन द रेगुलेटरी गाइडलाइन फॉर द एनआरई क्रेडिट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट प्रोसीड्यूर फॉर मिस्टर राजेश टू फॉलो, यानी मिस्टर राजेश को कौन सा प्रोसीड्यूर फॉलो करना चाहिए। ऑप्शन ए कर रहा है कि डायरेक्ट एनआरई अकाउंट में क्रेडिट करो, ही शुड क्रेडिट द इंटायर 10 करोड़ डायरेक्टली टू हिज एनआरई अकाउंट बिकॉज द फंड आर फॉर रिपेट्रिएशन टू द यूके। बी कह रहा है कि एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट करो और पूरा पैसा तुरंत भेज दो, कोई लिमिट ही नहीं है। लिखा है कि ही मस्ट क्रेडिट द फंड इनटू द एनआरओ अकाउंट बट ही कैन ओनली रिपेट्रिएट द एंटायर अमाउंट इमीडिएटली विदाउट एनी लिमिट्स। सी कह रहा है एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट कर दो और $1 मिलियन जो है पर फाइनेंशियल ईयर रिपेट्रिएट करो। और डी कह रहा है इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी सेल एग्जेम्प्टेड है, कोई भी अकाउंट चलेगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको क्या लगता है दोस्तों, ए बी सी या डी? चैट में अपना गेस लिखिए, चैट बॉक्स में अपना जो भी आपको सही लग रहा है ए बी सी डी में से अपना गेस वर्क लिखिए। क्या सोच, क्या बेसिकली एनआरई अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं क्या? आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं, इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्या बेसिक कंसेप्ट है। तो सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट ये है वो है हमारा सोर्स ऑफ फंड रूल। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड रूल। तो होता क्या है दोस्तों कि पैसा जो है आप देख सकते हैं, ये जो अमाउंट आया है वो कहाँ से आया है, भारत से आया है। पैसा जो है इंडिया से आया है। ठीक है, क्या कहाँ से आया? तो प्रॉपर्टी को बेच के आया, प्रॉपर्टी सेल से पैसे आया। तो इसका रूल बहुत ही सिंपल है। रूल क्या कहता है कि अगर पैसा भारत से ऑरिजिनेट हुआ है, राइट, जो कि यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, इन्होंने मुंबई में प्रॉपर्टी बेचा और इनको पैसा आया। तो यदि पैसा भारत से ऑरिजिनेट हुआ है तो कहता है कि आपको एनआरओ अकाउंट तो रखना ही रखना है। ठीक है, एनआरओ अकाउंट तो रखना ही रखना है। तो दोस्तों आप बताइए क्या लग रहा है सही आपको, ए बी सी या डी? तो यदि पैसा भारत से ऑरिजिनेट हुआ है तो एनआरओ अकाउंट रखना ही रखना है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा एनआरई अकाउंट होता है, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट होता है, दिस इज ओनली फॉर फॉरेन इनकम, यानी जो इनकम आपने विदेश से कमाया है उसी के लिए आपका एनआरई अकाउंट होता है। ठीक है, चलिए अब जरा सा एक बात होता है कि यहाँ पे हमको इनको पैसा एनआरओ अकाउंट में ही डालना है क्योंकि इन्होंने भारत में प्रॉपर्टी बेचा, भारत से इनकम कमाया, दैट्स व्हाई ही शुड पार्क दिस अमाउंट इन द एनआरओ अकाउंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिपैट्रिएशन लिमिट। अच्छा ये बताइए, एक सवाल आपसे पूछते हैं, जरा रिपैट्रिएशन लिमिट बता सकते हैं क्या? क्या राजेश पूरा का पूरा 10 करोड़, जो 10 करोड़ इन्हें मिला, क्या पूरा 10 करोड़ ये एक साथ यूके भेज सकता है? प्लीज जवाब दीजिए तो हाँ या ना, हाँ या ना में। मेरा सवाल है कैन राजेश रिपैट्रिएट द इंटायर 10 करोड़ टू यूके? यदि आपको लगता है भेज सकता है तो यस लिख दीजिए, लगता है नहीं भेज सकता तो नो लिख दीजिए। प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स। लेट्स मेक दिस सेशन इंटरेक्टिव। जितना आप इंटरेक्ट करेंगे आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उतनी बढ़िया से होगी। तो बताइए दोस्तों, ये जो राजेश है ये क्या पूरा का पूरा 10 करोड़ पैसा विदेश भेज सकता है, टू यूके भेज सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बिल्कुल नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों फेमा का गाइडलाइंस है। अब आप बोलेंगे फेमा का गाइडलाइन क्या कहता है, मैं समझा देता हूँ। फेमा का गाइडलाइन कहता है कि देखो एनआरओ अकाउंट से जो मैक्सिमम आप भेज सकते हैं ना, वो कितना भेज सकते हैं, $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक साल में $1 ही मिलियन भेज सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात, टैक्स की भी थोड़ा बात कर लेते हैं, टैक्स क्लियरेंस की भी बात कर ली जाए क्योंकि सवाल में टैक्स के भी कुछ सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो देखिए दोस्तों, टैक्स क्लियरेंस के रिगार्डिंग क्या ध्यान रखना है कि आपको पता होगा एक होता है फॉर्म 15CA और दूसरा होता है 15CB। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्म भरने पड़ते हैं टैक्स क्लियरेंस के लिए। मतलब ये हुआ कि पहले एप्लीकेबल टैक्स को पे कर दीजिए, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लीजिए और तब पैसा बाहर जा सकता है। तो आप बताइए तो सही जवाब क्या है इसका, ए बी सी या डी?
ये क्या कर रहा है कि वो 10 करोड़ अपने एनआरई अकाउंट में डायरेक्टली डाल दे, नहीं, नॉट पॉसिबल। आपको बस यहाँ पे देखना है कि सोर्स ऑफ फंड क्या है। सोर्स ऑफ फंड भारत में ऑरिजिनेट हो रहा है ना, तो ये डायरेक्टली 10 करोड़ एनआरई अकाउंट में नहीं डाल सकता। बी कह रहा है कि एनआरओ में डालो, हाँ यहां तक तो ठीक है, लेकिन इंटायर अमाउंट को रिपेट्रिएट नहीं कर सकता। सी हमारा बिल्कुल सही है, राइट। तो सी बिल्कुल सही है। तो फंड एनआरओ अकाउंट में जाएंगे, फिर $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर रिपेट्रिएट कर सकता है, वो भी टैक्स क्लियरेंस के बाद। चलिए, डी गलत है। तो दोस्तों हमने यहां से क्या सीखा, हमने यहां से दो तीन चीजें सीखी, मैं एक बार यहां पे लिख देता हूं। देखिए दोस्तों, याद रखेंगे कि यदि हमारा इंडिया सोर्स हो, ठीक है, पैसा का, तो वो किस कौन से अकाउंट में जाएगा, एनआरओ अकाउंट में जाएगा। लिमिट की हमने बात की, कितना लिमिट है, $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। और फिर टैक्स क्लियरेंस यहाँ पे करना ही करना है। टैक्स क्लियरेंस जो है ये मैंडेटरी है। बस ये 3 पॉइंट को ध्यान रखिए प्लीज। नो दिस 3 पॉइंट, दैट इज आवर लर्निंग फ्रॉम दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो प्लीज क्लियर वर्ड टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। आइए अपने सेकंड केस स्टडी की ओर बढ़ते हैं। आइए हम लोग लेट्स सी द सेकंड केस स्टडी दैट वी हैव। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा है, आई थिंक फेमा हाउ मिस्टर, ओके ठीक है। यहाँ भी एक्चुअली मिलता जुलता सवाल है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिस्टर अर्जुन है, ये एक एनआरआई है, राइट, और वो सिंगापुर में सेटल्ड है। उन्होंने अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचा चेन्नई में 9 करोड़ में, जो कि अप्रोक्सीमेटली $1.1 मिलियन के बराबर होता है। और सेल प्रोसीड आईएनआर में मिला इनको, और उनको मंथली रेंटम इनकम मिलता है 1 लाख का। दूसरे अपार्टमेंट है इनका भारत में उससे। मतलब दो सोर्स ऑफ इनकम है, एक तो इन्होंने बेचा प्रॉपर्टी, और दूसरा इनका रेंटल इनकम है 1 लाख का मिलता है इन्हें। मिस्टर अर्जुन चाहते हैं कि प्रॉपर्टी सेल प्रोसीड को अपने सिंगापुर बैंक में डालें, ताकि एक बिजनेस वेंचर को फंड कर सकें। चलिए, ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। तो प्रॉपर्टी सेल और रेंटल इनकम दोनों का है कि अगर आप एनआरआई हैं और इंडिया से पैसा बाहर भेजना चाहते हैं तो कौन सा अकाउंट का यूज करेंगे, इस पे ही सवाल है। तो सवाल अब ये कर रहा है कि कौन सा प्रोसीड्यूर सही है एज पर द फेमा। ऑप्शन ए कर रहा है कि प्रॉपर्टी सेल प्रोसीड डायरेक्ट एनआरई अकाउंट में क्रेडिट कर दो। ऑप्शन बी कर रहा है कि देखो, आप एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट करो और पूरा पैसा तुरंत भेज दो, कोई लिमिट नहीं है। ऑप्शन सी कर रहा है कि देखो, एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट करो, रेंटल इनकम अनलिमिटेड रिपेट्रिएट कर सकते हो, ही कैन रिपेट्रिएट द रेंटल इनकम विदाउट अ लिमिट, बट द प्रॉपर्टी सेल प्रोसीड आर सब्जेक्टेड टू $1 मिलियन लिमिट पर फाइनेंशियल ईयर। और डी कर रहा है कि फंड रिलेटिव के रेसिडेंट अकाउंट में ट्रांसफर करो, फिर गिफ्ट के थ्रू टैक्स फ्री भेज दो। अब बताइए इनके लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा। इनके पास दो सोर्स ऑफ इनकम है, एक तो इनके पास प्रॉपर्टी इन्होंने बेचा है, 9 करोड़ इनको मिला है, और 1 लाख रुपया इनका रेंटल इनकम रिसीव कर रहे हैं। तो बताइए कहाँ पे पार्क करेंगे, एनआरई अकाउंट में डालेंगे, एनआरओ अकाउंट में डालेंगे, या अपने अपने रिलेटिव के अकाउंट में डाल देंगे और गिफ्ट के रूप में भेज देंगे। तो ये सवाल है, आपको क्या लगता है दोस्तों। प्लीज अपना रिस्पॉन्स टाइप करें, ए बी सी या डी, व्हाट डू यू थिंक। तो मिलता जुलता क्वेश्चन है, हमने जो इससे पहले क्वेश्चन देखा एग्जैक्टली, बस अंतर यही है कि इसमें बस एक चीज ऐड हो गया है। क्या ऐड हो गया है कि इसमें इन्होंने इनको रेंटल इनकम भी मिल रहा है, पिछले केस में रेंटल इनकम का केस नहीं था। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो क्या लगता है दोस्तों। चलिए मैं इसको समझाता हूं। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि सोर्स ऑफ फंड का रूल वही रहेगा। अभी जो हमने आपको सोर्स ऑफ फंड का रूल बताया ना, लेट मी टेल यू द बेसिक कंसेप्ट हियर। देखिए, सोर्स ऑफ फंड का जो रूल है दैट विल बी द सेम, क्योंकि पैसा जो है वो कहां से आ रहा है, पैसा भारत से जा रहा है, राइट। तो आपका चाहे प्रॉपर्टी का सेल हो, दो ही तरह का सोर्स है, प्रॉपर्टी सेल हो या रेंट हो। तो रूल बिल्कुल भी सिंपल है कि अगर पैसा भारत से ऑरिजिनेट होता है तो फिर आपको कहाँ पैसा डालना है जी, तो एनआरओ अकाउंट में ही डालना है पैसा, समझे। एनआरई अकाउंट सिर्फ फॉरेन इनकम के लिए होता है। अच्छा, अब दूसरी बात है रेंटल इनकम का क्या रूल है, वो थोड़ा सुन लीजिए। रेंटल इनकम का क्या रूल है दोस्तों। अच्छा, आपको पता होगा दोस्तों, एक होता है करंट इनकम और एक होता है हमारा, ओके, और एक जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं। रेंटल इनकम जो है उसको हम लोग करंट इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंटल इनकम इज कॉल्ड करंट इनकम। तो इसको आप क्या अनलिमिटेड रिपेट्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। याद रखेंगे, चूंकि ये करंट इनकम है तो करंट इनकम को आप अनलिमिटेड रिपेट्रिएट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना है दोस्तों। यू कैन रिपेट्रिएट द करंट इनकम अनलिमिटेड। लेकिन जो आपका प्रॉपर्टी सेल वाला केस है, जो आपका
प्रॉपर्टी सेल वाला केस है, ठीक है, इस पे क्या है, इसको कैपिटल एसेट बोलते हैं। आपने आप जानते होंगे दोस्तों कि एक होता है करंट एसेट, एक कैपिटल एसेट होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी सेल है, दिस इज द काइंड ऑफ कैपिटल एसेट। और चूंकि ये कैपिटल एसेट है दोस्तों, तो इसके लिए फेमा का लिमिट है, कितना लिमिट है, $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। इसको दोस्तों ये बाइफर्केशन क्लियर रखिए, आपको चेक करना होगा कि जो भी इनको इनकम आ रहा है, वेदर इट इज करंट इनकम और वेदर इट इज कैपिटल इनकम। करंट इनकम मतलब रेगुलर एक्सपेंस टाइप का होता है, ठीक है, रेगुलर एक्सपेंस या रेगुलर इनकम। और कैपिटल इनकम जैसे आपने कुछ बड़ा मशीनरी खरीदा, कुछ बड़ा फ्लैट खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदा, दैट्स कॉल्ड कैपिटल इनकम। तो कैपिटल इनकम पे फेमा का रिस्ट्रिक्शन है, रिपेट्रिएशन का कितना रिस्ट्रिक्शन है, $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर। और हाँ दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पॉइंट ये है कि टैक्स क्लियरेंस, आपको मैंने पहले भी बताया, एक होता है फॉर्म 15CA और फॉर्म 15CB, ये दोनों फॉर्म लगते हैं टैक्स क्लियरेंस के लिए। मतलब पहले जो एप्लीकेबल टैक्स है वो पे करो, फिर सीए का सर्टिफिकेट लो, फिर पैसा बाहर जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी जिन लोगों ने आंसर दिया है बिल्कुल सही है जवाब आपका, सी नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फंड एनआरओ अकाउंट में जाएंगे, रेंटल इनकम अनलिमिटेड रिपेट्रिएट हो सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी सेल प्रोसीड पे लिमिट है $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन से ये बस इतना देखिए, अभी ये तो हमने पहले देख लिया था यहाँ पे कि लिमिट, लेकिन ये जो लिमिट है ये कैपिटल अकाउंट के लिए। और एक और चीज इसमें जोड़ लीजिए कि यदि करंट इनकम रहे, इफ इट इज करंट इनकम, तो वहां पे रिपैट्रिएशन का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड रिपैट्रिएशन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो रेंटल इनकम जैसा, खासकर रेंटल इनकम जैसा केस होगा तो उसको में कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड रिपैट्रिएशन है। सेम चीज यहां बताया जा रहा है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आइए समझते हैं। और हाँ, यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है, ये भी अकाउंट से ही रिलेटेड है। बेसिकली यहाँ पे जब आप इंडिया से एनआरआई बन जाते हैं तो आपके बैंक अकाउंट का क्या होता है एग्जैक्टली, इस पे सवाल है। तो देखते हैं दोस्तों क्या है कि मिस्टर अद्वैत एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मुंबई में रह रहे हैं, रिसेंटली वो दुबई चले गए लॉन्ग टर्म वर्क वीजा पे, और इन्होंने इन्होंने एनआरआई स्टेटस को ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। इनका एक फ्लैट है मुंबई में, जो कि इन्होंने 50,000 रुपया पर महीने के हिसाब से रेंट पे लगा दिया। इनके पास सिग्निफिकेंट बैलेंस है एग्जिस्टिंग लोकल सेविंग अकाउंट में, और ये इनका जो आरडी है, रिकरिंग डिपॉजिट है, उसको वो जारी रखना चाहते हैं। तो यही कह रहा है दोस्तों कि वो मिस्टर अद्वैत मुंबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अब दुबई शिफ्ट हो गया, एनआरआई बन गया, उसके पास मुंबई में एक फ्लैट था जिसकी रेंट थी 50,000 रुपया पर मंथ, और उसके एग्जिस्टिंग सेविंग बैंक अकाउंट में बैलेंस है, वो इंडिया में अपने रेकरिंग डिपॉजिट कंटिन्यू करना चाहता है। कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज लीगली रिक्वायर्ड और परमिटेड। ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है कि एग्जिस्टिंग रेजिडेंट सेविंग अकाउंट यूज करते रहो, बैंक को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बी कह रहा है कि बैंक को रिक्वेस्ट करो कि सेविंग को एनआरओ में कन्वर्ट कर दो और रेंटल इनकम वहां डिपॉजिट करो। सी कह रहा है एनआरई अकाउंट खोलना जरूरी है रेंटल इनकम के लिए क्योंकि वो दुबई में है। और डी कह रहा है एनआरओ अकाउंट बनने के बाद ज्वाइंट अकाउंट इंडियन रेजिडेंट के साथ अलाउड नहीं है। आप बताइए, ये चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें चार अलग अलग कंसेप्ट हैं, आप क्या सोच रहे हैं दोस्तों, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट, ए बी सी और डी। आई होप ये स्क्रीन आपको क्लियरली दिख रहा होगा। सो विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट, वेदर ए बी सी और डी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या सोच रहे हैं आप कि एनआरई अकाउंट रेंटल इनकम के लिए सही है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जो बेसिक कंसेप्ट है, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं। यहाँ पे सोर्स वाला कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट है चेंज ऑफ स्टेटस रूल। अब ये चेंज ऑफ स्टेटस रूल क्या होता है, आइए समझते हैं। दोस्तों जब आप एनआरआई बन जाते हैं, वंस यू बिकम एनआरआई, तो आपका जो रेजिडेंट सेविंग अकाउंट है, इसका क्या होता है, व्हाट हैपन टू योर रेजिडेंट सेविंग अकाउंट। तो आपको देखिए, रेजिडेंट सेविंग अकाउंट लीगली अलाउड नहीं है, दिस इज नॉट अलाउड। बैंक को इन्फॉर्म करना जरूरी है, राइट। बैंक को आप इन्फॉर्म कीजिए कि हाँ हम एनआरआई बन गए हैं, यू हैव टू इन्फॉर्म द बैंक। अच्छा, अब तो इस इंडियन इनकम के लिए करेक्ट अकाउंट क्या होगा, इनके पास रेंटल इनकम भी तो है, 50,000 रुपया पर महीना जो है इनका रेंटल इनकम है, तो इसके लिए सही अकाउंट क्या होगा। देखिए दोस्तों, रेंटल इनकम भारत से आ रहा है, और मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी पैसा भारत से आता है तो वहां पे एनआरओ अकाउंट सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि एनआरओ अकाउंट केवल इंडियन इनकम से आता है, सोर्स ऑफ मनी इंडिया हो। और एनआरई अकाउंट होता है दोस्तों जब हमारा फॉरेन मनी सोर्स हो, फॉरेन इनकम हो, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा।
अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे इन्होंने लिखा है ज्वाइंट अकाउंट का, लास्ट पॉइंट को पढ़िए ना, ही इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम होल्डिंग ज्वाइंट अकाउंट विद इंडियन रेजिडेंट। क्या लगता है दोस्तों, ज्वाइंट अकाउंट रख सकते हैं क्या? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि एनआरओ अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट इंडियन रेजिडेंट के साथ अलाउड है। मतलब कि ये मिस्टर अद्वैत जो है, ये अपने किसी, मान लीजिए इनका कोई भाई है, ठीक है, रमेश मान लीजिए इनका भाई है, और वो जो है भारत का निवासी है, इंडियन रेसिडेंट है, तो उसके साथ ये ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये डी तो गलत है, ही इज नॉट प्रोहिबिटेड, rather he is allowed from holding joint account with an Indian resident, तो डी गलत है। सी ए कह रहा है कि वो अपने एग्जिस्टिंग रेजिडेंट सेविंग अकाउंट को कंटिन्यू रखेंगे, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है कि इनको सेविंग अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। हाँ, इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका परफेक्ट जवाब है। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। क्यों सही जवाब बी है? क्योंकि दोस्तों बैंक को रिक्वेस्ट करेगा कि सेविंग अकाउंट को एनआरओ अकाउंट में कन्वर्ट करें और रेंटल इनकम उस अकाउंट में डिपॉजिट करें। राइट, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा दोस्तों? लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन इज दैट यदि आप रेसिडेंट हैं, ठीक है, और आप एनआरआई बन जाते हैं, तो आपका जो अकाउंट है उसको आप एनआरओ में कन्वर्ट कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात कि जो आपका भारत का इनकम होगा, इंडियन इनकम, भारत से जो आप कमा रहे हैं, वो जाएगा केवल और केवल एनआरओ अकाउंट में। ठीक है, बस ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है। चलिए, आई होप ये सिंपल क्वेश्चन था, इसको हम लोग आपने देख लिया, इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लिया। अगली केस स्टडी की ओर आगे बढ़ते हैं। आइए, अगला केस स्टडी आपके सामने है। अब हम लोग देखिए एक फॉरेन नेशन की बात करने वाले हैं। लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। दोस्तों बेसिकली ये एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। एक फॉरेन टूरिस्ट है जो कि भारत में आई है और उसको डिविडेंड इनकम मिला है। क्या वो अकाउंट खोल सकती है? चलिए देखते हैं। तो देखिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि बेसिकली एक मिसेस एलेना एक फॉरेन नेशन है जो कि भारत विजिट की है टूरिस्ट वीजा पे। जब वो भारत में थी, उनको सब्सटेंशियल डिविडेंड पेमेंट मिला इंडियन स्टॉक से, जो कि उसने कुछ सालों पहले खरीदा था। और साथ ही साथ वो एक अकाउंट खुलवाना चाहती है जहां पे उसका जो भाई है वो भारतीय निवासी है, वो उसके अकाउंट को ऑपरेट करे फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस पर। ठीक है, तो इस प्रकार का सिनेरियो है। तो आपसे कह रहा है कि एनआरओ अकाउंट के गाइडलाइन के हिसाब से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि एज अ फॉरेन नेशन फॉरेन टूरिस्ट एनआरओ अकाउंट नहीं खोल सकती, रेजिडेंट अकाउंट यूज करना पड़ेगा। बी कह रहा है एनआरओ अकाउंट ज्वाइंटली ब्रदर के साथ खोल सकती है और डिविडेंड इनकम मैनेज कर सकती है। सी कह रहा है अकाउंट रीडेजिग्नेशन के टाइम फॉरेन एक्सचेंज देने का प्रॉमिस करना पड़ेगा। डी कह रहा है एनआरओ टर्म डिपॉजिट पर इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता है। तो बताइए दोस्तों, क्या लगता है, ए बी सी या डी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन जो पॉसिबल है आपकी मैकमिलन बुक से सब कुछ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। राइट, तो बताइए क्या लगता है, ए बी सी या डी? क्या कोई सोच रहा है कि फॉरेन टूरिस्ट अकाउंट नहीं खोल सकता? चलिए मैं आपको पहले बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूँ इस क्वेश्चन में जो कैसे, हाउ डू यू गो अबाउट सॉल्विंग दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। लेट मी टॉक अबाउट द बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट यही है कि देखिए फॉरेन, पहले तो मैं आपको एलिजिबिलिटी रूल बता देता हूं। एलिजिबिलिटी, देखिए कोई भी फॉरेन टूरिस्ट यदि है, राइट, वो एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकता है। पहली बात कि एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकता है, आरबीआई गाइडलाइन अलाउ करता है। तो जो ऑप्शन ए कह रहा है कि सी कैन नॉट ओपन, सी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम ओपनिंग एनआरओ अकाउंट, दिस इज रॉन्ग बिकॉज सी कैन ओपन द एनआरओ अकाउंट एज पर आरबीआई एंड फेमा गाइडलाइंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ज्वाइंट अकाउंट रूल। अभी हमने ज्वाइंट अकाउंट के बारे में आपको समझाया था। ज्वाइंट अकाउंट का रूल यही कहता है कि देखो एनआरओ अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट रेसिडेंट के साथ, मतलब आपका यदि एनआरओ अकाउंट है उसमें आप रेसिडेंट रिलेटिव के साथ ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन बस यही है कि जो आपका बेसिस रहेगा दैट विल बी फॉर्मर और सर्वाइवर, दिस इज द बेसिक। मतलब आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं बट द बेसिस ऑफ अकाउंट, मैंडेट ऑफ द अकाउंट शुड बी फॉर्मर और सर्वाइवर। समझे? अच्छा, तीसरी बात यह है डिक्लेरेशन। जहां तक बात होती है डिक्लेरेशन की, लेट्स टॉक अबाउट द डिक्लेरेशन। तो दोस्तों सुनिए, डिक्लेरेशन का क्या पॉइंट है कि डिक्लेरेशन यही होता है कि फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड नहीं करेंगे अगेंस्ट आईएनआर। आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, टूरिस्ट को डिक्लेयर करना पड़ता है दैट वी विल नॉट प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज अगेंस्ट आईएनआर। और टैक्स की क्या रूल है? तो एनआरओ अकाउंट पे आपको पता चाहिए, बताइए टैक्स का क्या रूल है जी? आपका यदि एनआरओ अकाउंट है तो इस पे जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा क्या वो टैक्सेबल होगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए। तो मेरा सवाल है कि एनआरओ अकाउंट में आपका अमाउंट डिपॉजिटेड है और उस पर आपको ब्याज मिल रहा है,
तो क्या वो टैक्सेबल होगा? यदि आपको लगता है टैक्सेबल होगा तो यस लिख दीजिए, यदि लगता है टैक्सेबल नहीं है तो नो लिख दीजिए। व्हाट डू यू थिंक? तो दोस्तों इसका सही जवाब है एनआरओ अकाउंट पे इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, इंडिया में टीडीएस लगता है। ठीक है, इंडिया में टैक्स टैक्सेबल है, टीडीएस लगेगा। तो ये जो ऑप्शन डी कर रहा है कि द इंटरेस्ट अर्न ऑन एनआरओ टर्म डिपॉजिट विल बी टैक्स फ्री, नो दैट्स रॉन्ग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे सी को भी पढ़िए, सी में क्या लिखा है कि जब वो रिडेजिग्नेट करेगी अकाउंट को तो वो डिक्लेयर करे कि वो फॉरेन एक्सचेंज इंडियन रेजिडेंट को प्रोवाइड करेगी इन एक्सचेंज फॉर आईएनआर। ऐसा कोई, देखिए डिक्लेरेशन ये होता है कि फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड नहीं करेंगे, और यहाँ उल्टा लिख दिया है कि फॉरेन एक्सचेंज प्रोवाइड करेंगे। इसका सही जवाब क्या है जी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एग्जैक्टली बी नंबर इज द करेक्ट आंसर। राइट, बी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो दोस्तों हमने क्या सीखा यहाँ से? प्लीज इसको मैं आपको नोट करके यहाँ नोट कर देता हूँ। व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन, आवर लर्निंग इज दैट इफ देयर इज अ फॉरेन टूरिस्ट, यदि मान लीजिए कोई फॉरेन टूरिस्ट है, राइट, तो वो एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि देखो ज्वाइंट अकाउंट जो होता है, ज्वाइंट अकाउंट भी अलाउड होता है, ज्वाइंट अकाउंट इज ऑल्सो अलाउड। तीसरी बात ये बताया कि जो डिविडेंड है, डिविडेंड है वो क्या है? इंडियन सोर्स है, डिविडेंड इज इंडियन सोर्स, राइट। तो प्लीज याद रखिएगा, फॉरेन टूरिस्ट एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकता है, ज्वाइंट अकाउंट अलाउड है, लेकिन बस कंडीशन याद रखिएगा, अलाउड तो है बट ऑन फॉर्मर एंड सर्वाइवर बेसिस ओनली। ठीक है, डिविडेंड केवल इंडियन सोर्स से आना चाहिए। बोलिए, समझ में आया दोस्तों ये कंसेप्ट फॉरेन टूरिस्ट के रिगार्डिंग क्या नियम है? आई होप इट इज क्रिस्टल क्लियर राइट नाउ। यदि समझ में आ गया हो तो प्लीज क्लियर वर्ड टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला केस स्टडी आपके स्क्रीन पर है। अब ये देखिए गिफ्ट से रिलेटेड सवाल है। लेट्स सी दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो बेसिकली फेमा रूल पे बेस्ड है। टॉपिक है एनआरओ अकाउंट के क्रेडिट डेबिट रिपैट्रिएशन रूल पर है। सिंपल शब्दों में बोले तो एनआरआई अपने एनआरओ अकाउंट से क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार का सवाल है। तो देखिए सवाल ये है कि मिस्टर राहुल एक नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई है जो कि सिंगापुर में रह रहे हैं। इनके पास क्या है दोस्तों? इनके पास एनआरओ अकाउंट है। इनके पास एनआरओ अकाउंट है किसके साथ? मेजर इंडियन बैंक के साथ। और उनका कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन प्लान है कि वो 2 लाख रुपया डिपॉजिट करना चाहते हैं, राइट। तो इनके पास एनआरओ अकाउंट है, वो 2 लाख रुपया डिपॉजिट करना चाहते हैं जो कि उनकी बहन ने उन्हें गिफ्ट किया था। और उनकी बहन एक भारतीय निवासी है, कि कौन से ऑब्वियसली रुपीज में गिफ्ट किया था। उसके बाद वो 50,000 रुपया लोकल प्रॉपर्टी टैक्स में पे करना चाहते हैं, यूटिलिटी बिल में पे करना चाहते हैं अपने एंसेस्ट्रल होम इन पुणे। उनके उसके बाद वो 80 लाख रुपया ट्रांसफर करना चाह रहे हैं अपने एनआरओ अकाउंट से सिंगापुर बैंक अकाउंट में। अब देखिए सवाल ये है कि ये जो 3 तरह के ट्रांजेक्शन है, इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन प्रोहिबिटेड है और रिस्ट्रिक्टेड है, ये सवाल है। ठीक है, तो ये अलग कंसेप्ट है। चलिए आइए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है दोस्तों। आपको मैं बुक के मैकमिलन बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सब पे केस स्टडी फॉर्मेट में आपको चीजें क्लियर कर रहा हूं। और दोस्तों इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में मिल जाता है, और साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो भी आपको हमारे कोर्स में मिल जाता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है कि देखो जो 2 लाख रुपया गिफ्ट है एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो सकता, सिर्फ फॉरेन करेंसी अलाउड है। पहला ऑप्शन यही कर रहा है ना कि जो 2 लाख रुपया का गिफ्ट है उनके रेजिडेंट सिस्टर के द्वारा, इसको आप एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर सकते, ये केवल फॉरेन करेंसी में ही होना चाहिए। चलिए बी की बात कर लें तो लिखा है कि 50,000 का जो लोकल पेमेंट है वो तभी अलाउड है जब पैसा सिंगापुर से आया हो। अच्छा, तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि 80 लाख का जो इनको पैसा मिला है, रिपैट्रिएशन अलाउड है अगर 1 मिलियन लिमिट के अंदर है और टैक्स पे किया है तो। और डी कह रहा है कि राहुल इंटरेस्ट रिपैट्रिएट नहीं कर सकते, सिर्फ प्रिंसिपल भेज सकते हैं। अब बताइए दोस्तों, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो गिफ्ट के रिगार्डिंग क्या नियम है, लोकल पेमेंट के रिगार्डिंग क्या नियम है, और रिपैट्रिएट करना चाह रहा है उसके रिगार्डिंग क्या सोच रहे हैं दोस्तों? गिफ्ट एनआरओ अकाउंट में नहीं जा सकता है। ऑप्शन ये तो यही कह रहा है कि गिफ्ट को आप क्रेडिट ही नहीं कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको एक एक करके एक एक चीज को समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं गिफ्ट के रिलेटेड रूल से। लेट्स स्टार्ट विद द गिफ्ट रिलेटेड रूल। तो दोस्तों देखिए गिफ्ट का क्या रूल है कि जो हमारा रेसिडेंट रिलेटिव है, ठीक है, रेसिडेंट रिलेटिव से जो रुपी गिफ्ट आया है, रेसिडेंट रिलेटिव ने गिफ्ट दिया है, वो एनआरओ अकाउंट में जा सकता है, सबसे पहली बात। तो जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है कि इनको जो 2 लाख रुपया गिफ्ट मिला है रेजिडेंट सिस्टर से, उसको एनआरओ अकाउंट में नहीं डाल सकते, ये गलत है। एक्चुअली वो डाल सकते हैं। ठीक है,
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा लोकल पेमेंट। लोकल पेमेंट का क्या रूल करता है? व्हाट इज द रूल रिगार्डिंग द लोकल पेमेंट? सुनिए, ऐसा है कि जो एनआरओ अकाउंट है ना, एनआरओ अकाउंट से आप इंडिया के टैक्सेस बिल पे करना अलाउड है, राइट। एनआरओ अकाउंट से जो है यू कैन पे टैक्सेस, यू कैन पे बिल, राइट, चाहे पैसा इंडिया से आए या बाहर से आए, ठीक है। तो आप टैक्स और बिल पे कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी में क्या लिखा है कि इट इज 50,000 लोकल पेमेंट इज ओनली परमिटेड इफ द फंड वेयर ओरिजिनली रेमिटेड फ्रॉम सिंगापुर। ये गलत है, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो एनआरओ अकाउंट होता है वो भारत में जो आपका इनकम है उसी के लिए तो बनाया गया है, तो आप उसको खर्च भी तो कर सकते हैं। तो 50,000 का जो लोकल पेमेंट है बिल्कुल आप कर सकते हैं एनआरओ अकाउंट से। सी को जरा देखते हैं। अच्छा, रिपैट्रिएशन का क्या रूल है? अब जरा सा रिपैट्रिएशन की बात कर लेते हैं। आई थिंक हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये मैंने अब आपको पहले ही बताया कि जो एनआरओ अकाउंट होता है दोस्तों, इसमें रिपैट्रिएशन का क्या नियम है। आपको पता होगा कि यदि आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है तो $1 मिलियन पर ईयर, ठीक है, इतना जो है एनआरओ अकाउंट से रिपैट्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने 80 लाख रुपया, 80 लाख भेज रहा है जो कि लिमिट के अंदर है, और टैक्स क्लियरेंस भी मैंडेटरी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। देखिए $1 लाख तो भेज सकते हैं ना, ये तो मात्र 80,000 भेज रहा है, जो कि $95,000 के आसपास होगा। 80 लाख तो ये भेज सकता है क्योंकि लिमिट के अंदर है। और ऑप्शन डी है हमारा इंटरेस्ट रिपैट्रिएशन का। अब बताइए दोस्तों, क्या इंटरेस्ट को रिपैट्रिएट कर सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा सवाल है। क्या क्या केवल प्रिंसिपल को ही रिपैट्रिएट कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है कि इंटरेस्ट भी रिपैट्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, टीडीएस लेकिन पे करने के बाद। पहले तो टीडीएस पे कर दीजिए और उसके बाद जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको आप रिपैट्रिएट मतलब कि वापस विदेश ले जा सकते हैं, समझे। तो मिस्टर राहुल इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रिपैट्रिएटिंग एनी इंटरेस्ट, ये गलत हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से, एक बार मैं आपको रिकॉल कर देता हूं। यहाँ पे हमने ये सीखा कि देखो, गिफ्ट पहली बात अलाउड है। फिर हमने ये देखा कि जो लोकल पेमेंट होता है दोस्तों, लोकल पेमेंट ये भी अलाउड है। फिर हमने ये देखा कि जो रिपैट्रिएशन का लिमिट है वो कितना है, $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। और फिर हमने ये भी देखा कि इंटरेस्ट को भी आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं, भेज सकते हैं विदेश में। तो ये 4 पॉइंट को हमने इस क्वेश्चन से क्लियर किए। ये सब के सब एनआरओ अकाउंट से रिलेटेड है। गिफ्ट आप क्रेडिट कर सकते हैं, लोकल पेमेंट कर सकते हैं इससे, रिपैट्रिएशन लिमिट है $1 मिलियन पर फाइनेंशियल ईयर, और इंटरेस्ट को आप रिपैट्रिएट कर सकते हैं। समझ आया दोस्तों ये कंसेप्ट? प्लीज बताइए चैट बॉक्स में, राइट। जो मेन कंसेप्ट है एनआरओ अकाउंट का, डेबिट क्रेडिट, क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? तो आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको एक लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, और उसी को मैंने कहानी के माध्यम से आपको समझा दिया, और कहानी जल्दी याद रहता है। दैट्स वाई ये केस स्टडी बहुत ही इफेक्टिव तरीका है चीजों को याद रखने का, प्रैक्टिस करने का। आइए अब हम लोग टॉपिक को चेंज करते हैं, और एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडीज है आपके सामने, मिस्टर जॉन का। तो बेसिकली एक इसमें फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में एनआरओ अकाउंट खोलता है और पावर ऑफ अटॉर्नी देता है। तैयार है सभी लोग? चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो एनआरओ अकाउंट फॉर फॉरेन टूरिस्ट और पावर ऑफ अटॉर्नी के लिमिटेशन पे बेस्ड है। सिंपल शब्दों में बोले, क्या अलाउड है, क्या प्रोहिबिटेड है, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो कुछ सवाल कुछ ऐसा है कि मिस्टर जॉन है, वो विदेशी नेशनल के निवास, फॉरेन नेशन है, मतलब टूरिस्ट समझ लीजिए। वो भारत में विजिट कर रहे हैं 4 महीना टूरिस्ट वीजा के बेसिस पर। जब वो भारत में आए तो उन्होंने एनआरओ अकाउंट खुलवा लिया ताकि उनका जो ट्रैवल का खर्चा है उसको मैनेज करें। लेकिन भारत को लीव करने से पहले, भारत को छोड़ने से पहले, उन्होंने अपने दोस्त मिस्टर समीर को, जो कि भारतीय निवासी था, उसको उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया ताकि उनका अकाउंट मैनेज करे और रिमेनिंग जो इंडियन सोर्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसको हैंडल करे। समझ में आया दोस्तों क्या कंसेप्ट है? आई थिंक ये तो साफ साफ समझ सकते हैं। मतलब यही है कि मिस्टर जॉन एक फॉरेन नेशन है, भारत में 4 महीना टूरिस्ट वीजा पर आया है। उसने टेम्पोररी एनआरओ अकाउंट खोलना, बेसिकली उसने टेम्पोररी एनआरओ अकाउंट खोला ट्रैवल एक्सपेंस के लिए। जाने से पहले उसने अपने लोकल फ्रेंड मिस्टर समीर को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया अकाउंट मैनेज करने के लिए। सवाल है कि कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? नाउ द ऑप्शन दैट दे आर प्रोवाइडेड यू, द फर्स्ट ऑप्शन इज कि मिस्टर जॉन सिर्फ आईएनआर डिपॉजिट कर सकता है, फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है। ये लिखा है ना, ही कैन ओनली डिपॉजिट आईएनआर, ही कैन नॉट यूज फॉरेन एक्सचेंज डिपॉजिट। ऑप्शन नंबर ये तो यही कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है कि देखो,
बेसिकली अकाउंट 6 महीना से कम पुराना है तो अनस्पेंट आईएनआर फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना है एग्जिट पे, लिखा है ना। लेस देन 6 मंथ ओल्ड, तो उसको जो है अनस्पेंट आईएनआर को कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में जब वो भारत छोड़े तो। सी कर रहा है पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर समीर अपने पर्सनल अकाउंट में गिफ्ट ट्रांसफर कर सकता है, यही लिखा है ना। एज अ पावर ऑफ अटॉर्नी मिस्टर समीर हैज फुल फ्रीडम टू ट्रांसफर फंड फ्रॉम मिस्टर जॉन एनआरओ अकाउंट टू हिज ऑन पर्सनल। मतलब ये कि मिस्टर समीर जो है, जो कि पावर ऑफ अटॉर्नी है, वो जॉन के अकाउंट से अपने अकाउंट में पैसा डाल सकता है, सी कह रहा है। और डी कह रहा है कि पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ लोकल पेमेंट कर सकता है या फंड रेमिट कर सकता है डायरेक्टली मिस्टर जॉन के फॉरेन अकाउंट में, लिखा है ना। मिस्टर समीर यूजिंग द पीओए कैन ओनली मेक लोकल पेमेंट इन इंडिया और रेमिट फंड डायरेक्टली टू द अकाउंट होल्डर इन अब्रोड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। क्या लगता है दोस्तों, ए बी सी या डी? बताइए। आपके पास जो नॉलेज है एनआरओ अकाउंट से रिलेटेड उसको यूज कीजिए और अपना रिस्पॉन्स प्लीज टाइप करें। गलती हो कोई दिक्कत नहीं है, अभी गलती हो चलेगा, एग्जामिनेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद है, हमारा एम है कि सभी प्रकार के क्वेश्चन को आपके सामने एक्सपोजर दिया जाए ताकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जो आए आपको नया ना लगे। दैट इज आवर मेन फोकस इन दिस पार्टिकुलर लाइव सेशन। चलिए बताइए क्या लगता है ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है? आइए सबसे पहले मैं आपको रूल को समझा देता हूं। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द रूल। इसमें आपको पहला रूल बताता हूं दोस्तों। पहला रूल है हमारा इनिशियल फंडिंग रूल। इनिशियल फंडिंग रूल, देखिए दोस्तों ऐसा है कि जो फॉरेन टूरिस्ट एनआरओ अकाउंट फंड कर सकता है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको कि जो फॉरेन टूरिस्ट है ना वो क्या करता है, वो एनआरओ अकाउंट को फंड कर सकता है, ठीक है। कैसे? फॉरेन एक्सचेंज से भी कर सकता है, आईएनआर से करे या तो आईएनआर से करे या फॉरेन एक्सचेंज से करे, दोनों से कर सकता है। मतलब फॉरेन टूरिस्ट जो है एनआरओ अकाउंट को फंड कर सकता है आईएनआर से या फॉरेक्स से। तो ऑप्शन ये जो कर रहा है कि ही कैन ओनली डिपोजिट इंडियन आईएनआर इनटू द अकाउंट एंड कैन नॉट यूज फॉरेन एक्सचेंज, ये गलत हो गया ना। मतलब आपको यदि एनआरओ अकाउंट को फंड करना है तो आप दोनों मेथड यूज कर सकते हैं। यू कैन आइदर यूज इंडियन रुपीज और यू कैन आइदर यूज योर फॉरेक्स ऑल्सो। चलिए अब जरा रिकन्वर्जन की बात करते हैं। ये पहला रूल समझ में आ गया। लेट्स टॉक अबाउट द रिकन्वर्ट रूल। अब बताइए रिकन्वर्ट रूल क्या कहता है। देखिए टूरिस्ट अगर अकाउंट 6 महीने से कम, जैसे जो टूरिस्ट का जो एनआरओ अकाउंट है ये यदि 6 मंथ से कम, लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ से कम पुराना है तो जो भी आपका अनस्पेंट आईएनआर है, अनस्पेंट आईएनआर है, वो क्या होगा, उसे आप फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट कर सकते हैं एग्जिट पर। समझिए एनआरओ अकाउंट में आपका टूरिस्ट का अकाउंट की बात करें, टूरिस्ट एनआरओ अकाउंट की बात कर लें, टूरिस्ट एनआरओ अकाउंट यदि 6 महीना से कम का है, पूरा 6 महीना से कम पुराना है तो अनस्पेंट आईएनआर फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन भी टेक्निकली सही है, लेकिन यदि देखा जाए तो ऑप्शन भी सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पीओए की ज्यादा रिगार्डिंग है। अब जरा सी पे आ जाइए। सी पे आ जाइए तो सी बात कर रहा है पीओए के रिस्ट्रिक्शन पे। अब सुनिए पीओए को क्या रिस्ट्रिक्शन दिया गया वो मैं आपको समझाता हूं यहाँ पे। लेट मी क्लियर इट। तो देखिए दोस्तों पीओए के बारे में क्या पॉइंट है कि जो पीओए होल्डर होता है, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर होता है, सिर्फ वो दो चीजें कर सकता है। ओनली ही कैन डू टू थिंग। पहला क्या कर सकता है कि लोकल पेमेंट कर सकता है भारत में, लोकल पेमेंट इन इंडिया, और फंड रेमिट कर सकता है डायरेक्टली अकाउंट होल्डर के फॉरेन अकाउंट में, यानी फंड रेमिटेंस, फंड रेमिट टू अकाउंट होल्डर। ये दो काम कर सकता है, एक तो लोकल पेमेंट करेगा और फंड रेमिशन करेगा। अपने अकाउंट में गिफ्ट ट्रांसफर करना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और यहां पे मिस्टर समीर ने यही किया ना कि अपने अकाउंट में जो है पैसा डाला, ये गलत है, ये कैन नॉट डू दैट, ही इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। अच्छा डी की बात कर ले तो मिस्टर समीर यूजिंग द पीओए कैन ओनली मेक लोकल पेमेंट, यस करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यही तो मैंने आपको बताया, यस करेक्ट। तो यहाँ पे टेक्निकली देखिए बी भी सही है, डी भी सही है, लेकिन मोर अप्रोप्रिएट जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी है। यदि हम कहें ना मोस्ट अप्रोप्रिएट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट मिस्टर समीर कैन यूज द, बिकॉज मिस्टर समीर इज अ पावर ऑफ अटॉर्नी, राइट, he can only make local payment in India and he can only remit fund directly to the account holder. Two thing he can do. He can do, वो दो काम कर सकता है, एक तो लोकल पेमेंट करे भारत में और दूसरी बात कि फंड को रेमिट करे अकाउंट होल्डर में।
तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन से व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, लेट मी जस्ट रिकैपिचुलेट। हम पहला पॉइंट हमने देखा कि जो टूरिस्ट है, टूरिस्ट का एनआरओ अकाउंट अलाउड होता है, टूरिस्ट एनआरओ अकाउंट इज अलाउड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट व्हाट वी हैव सीन दैट फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स डिपॉजिट इज आल्सो अलाउड, वो फॉरेक्स डिपॉजिट भी कर सकता है, फॉरेक्स डिपॉजिट इज आल्सो अलाउड। थर्ड पॉइंट दैट वी हैव सीन दैट पावर ऑफ अटॉर्नी लोकल पेमेंट कर सकता है, ही कैन डू द लोकल पेमेंट, प्लस ही कैन रेमिट टू होल्डर ओनली, वो रेमिट कर सकता है केवल और केवल होल्डर को। सो दीज आर द 3 पॉइंट विच वी मेड क्लियर फ्रॉम दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। टूरिस्ट के लिए एनआरओ अकाउंट अलाउड है, फॉरेक्स डिपॉजिट अलाउड है, पावर ऑफ अटॉर्नी यदि किसी को अपॉइंट करेगा तो वो 2 काम करेगा, लोकल पेमेंट कर सकता है और अकाउंट होल्डर को रेमिट कर सकता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्रिस्टल क्लियर राइट नाउ। Just type clear in the chat box, right, regarding this particular question. Now let's switch our focus to a different type of question. आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं जो कि डीमैट अकाउंट्स के रिगार्डिंग है। तो सवाल कुछ ऐसा है दोस्तों, बेसिकली जब आप इंडिया से एनआरआई बन जाते हैं तो आपका बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट का क्या होता है? सो दैट इज द क्वेश्चन। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि मिसेस कविता चेन्नई की रेसिडेंट है, मिसेस कविता इज अ रेसिडेंट ऑफ चेन्नई, एज यू कैन सी हैज एक्सेप्टेड, वो लंदन जा रही है 3 साल के जॉब ऑफर पर, सी हैज एक्सेप्टेड अ 3-year जॉब ऑफर इन लंदन एंड मूविंग नेक्स्ट मंथ। और दोस्तों इनके पास एक रेजिडेंट सेविंग अकाउंट है, 10 लाख का बैलेंस है, एक डीमैट अकाउंट है, इसमें भारतीय इंडियन शेयर्स है। सो सी हैज अ रेजिडेंट सेविंग अकाउंट बैलेंस ऑफ 10 लाख, अ डीमैट अकाउंट इंडियन शेयर। वो चाहती है कि उसका हस्बैंड राजेश इंडिया में फंड यूज कर सके हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए। सी वांट हर रेजिडेंट हस्बैंड मिस्टर राजेश टू बी एबल टू यूज द फंड इन इंडिया फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस वाइल सी इज अब्रोड। तो ये तो आपके सामने सिनेरियो, दिस इज द सिनेरियो। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द मैंडेटरी ट्रांजिशन रूल एंड जॉइंट अकाउंट फैसिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट प्रोसीड्यूर फॉर मिसेस कविता। यानी आपको बताना है कि मिसेस कविता के लिए सही प्रोसीड्यूर क्या होगा। ऑप्शन ए रेजिडेंट सेविंग अकाउंट एज इट इज रखो और राजेश को आइदर एंड सर्वाइवर जॉइंट होल्डर बना लो, मतलब कि वो अपने रेजिडेंट सेविंग अकाउंट को एज इट इज रखे और राजेश को जो है आइदर सर्वाइवर जॉइंट होल्डर बना दे। ये ऑप्शन नंबर ए कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि अकाउंट को एनआरओ में कन्वर्ट करो और राजेश के साथ फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस पर ज्वाइंट रखो। दैट मीन्स यू रीरेजिनेट हर एग्जिस्टिंग अकाउंट टू एनआरओ अकाउंट एंड ज्वाइंटली विद राजेश बट ऑन फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस। सी कह रहा है कि अपॉन कन्वर्जन टू एनआरओ स्टेटस मिस्टर राजेश गेन फुल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी टू ट्रांसफर 10 लाख टू अ फॉरेन अकाउंट इन लंदन। यानी राजेश को फुल अथॉरिटी मिल जाती है कि वो 10 लाख लंदन भेज सकता है। और डी कह रहा है कि रेजिडेंट डीमैट अकाउंट क्लोज करना मैंडेटरी है और शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते। मतलब फेमा कहता है कि उसको रेजिडेंट डीमैट अकाउंट को बंद करो, राइट। As per FEMA, she has to close her resident demat account and cannot transfer her existing share to an RO linked demat account. तो ये these are the 4 options and you have to select the correct one. Which option do you think is correct? आपको क्या लगता है दोस्तों, A, B, C या D? चैट में अपना गेस टाइप कीजिए, जो भी आपको सही लग रहा है प्लीज टाइप करें। गलत है सही है मैटर नहीं करता, अभी मेन चीज मैटर करता है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें और अपना रिस्पॉन्स टाइप करें। द मेन थिंग दैट मैटर राइट नाउ इज प्लीज गो थ्रू द क्वेश्चन एंड टाइप योर रिस्पॉन्स, राइट, सो दैट यू एग्जामिनेशन में हमसे गलती ना हो। आइए मैं आपको बेसिक रूल समझा देता हूं। लेट मी क्लियर द बेसिक रूल हेयर। सो सबसे पहले मैं आपको पहला रूल समझाता हूं, वो है मैंडेटरी कन्वर्जन रूल। Let me talk about the few rules that we need to keep in the mind. The first rule is, mandatory conversion rule. अब ये रूल क्या कहता है कि जब आप एनआरआई बन जाते हैं, when you become NRI, राइट, रेजिडेंट सेविंग अकाउंट जो आपका आरएसबी है, रेजिडेंट सेविंग अकाउंट है, वो लीगली अलाउड नहीं होता। रेजिडेंट सेविंग अकाउंट इज नॉट लीगली अलाउड। सो यू हैव टू इन्फॉर्म द बैंक, आपको बैंक को इन्फॉर्म करना है, राइट, और अकाउंट को एनआरओ में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये मैंने पहले भी बताया था, आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड इट। सो यू हैव टू कन्वर्ट द अकाउंट टू एनआरओ अकाउंट। सो इफ यू लुक एट द ऑप्शन नंबर ए which says that she keep her existing account as it is, this is wrong. She cannot keep her existing account as it is. She has to convert the account to NRO, right? So option number A is correct. A is wrong. Now let's look at the joint account rule. We have already discussed the joint account rule. हमने पहले भी दिखा था कि joint account का क्या रूल कहता है। रूल ये कहता है कि देखो
एनआरओ अकाउंट ज्वाइंट अकाउंट रेसिडेंट रिलेटिव के साथ अलाउड है। एनआरओ अकाउंट इज अलाउड विद द रेसिडेंट रिलेटिव। किसी भी रेजिडेंट रिलेटिव के साथ ज्वाइंट अकाउंट कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। व्हाट इज द कंडीशन? द कंडीशन इज दैट इट शुड बी फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस। फॉर्मर और सर्वाइवर बेसिस मतलब कविता प्राइमरी होल्डर है, राजेश तब ऑपरेट कर सकता है जब कविता नहीं हो या पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हो। ठीक है, सो इफ यू लुक एट द ऑप्शन नंबर बी, सो ये कुछ हद तक सही लग रहा है मुझे। ठीक है, शी मस्ट रीडेजिग्नेट हर एग्जिस्टिंग अकाउंट टू एनआरओ अकाउंट and can hold it jointly. yes. So I think B is little bit correct. आइए सी की बात करते हैं, ऑप्शन सी को जरा पढ़ते हैं। ऑप्शन सी के से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिपैट्रिएशन का रूल बता देता हूं। लेट मी टेल यू द रूल अबाउट द रिपैट्रिएशन। तो राजेश जो है वो अपने नाम से पैसा लंदन नहीं भेज सकता। ही कैन नॉट सेंड द अमाउंट टू लंदन ऑन हिज नेम। ही कैन नॉट डू दैट। एंड सेकंड पॉइंट इज दैट पीओए होल्डर, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, सिर्फ लोकल पेमेंट कर सकते हैं। मैंने पहले ही बताया था, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर केवल लोकल पेमेंट करेगा, राइट, या फंड को रेमिट करेगा, दो काम कर सकता है। तो ऑप्शन सी में क्या लिखा है? अपॉन कन्वर्जन टू एनआरओ स्टेटस, मिस्टर राजेश एज ए रेजिडेंट ज्वाइंट होल्डर गेन फुल इंडिपेंडेंस टू ट्रांसफर द 10 लाख। नो, ही कैन नॉट डू दैट। एंड व्हाट इज द डीमेट अकाउंट रूल? लास्ट पॉइंट आता है डीमेट अकाउंट का। लेट्स टॉक अबाउट द डीमेट अकाउंट। सो रेजिडेंट डीमेट अकाउंट क्लोज करना पड़ता है, राइट, यू हैव टू क्लोज इट, यू हैव टू क्लोज द डीमेट अकाउंट। पर शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं एनआरओ लिंक डीमेट अकाउंट में। सो आफ्टर क्लोजिंग शेयर विल बी ट्रांसफर्ड टू एनआरओ लिंक्ड डीमेट अकाउंट। मतलब आपके जो एनआरओ अकाउंट से लिंक डीमेट अकाउंट है उसमें पैसा जा सकता है। तो जैसे आपका जब आप रेजिडेंट रिलेटिव थे, व्हेन यू वर रेजिडेंट रिलेटिव, यू वर हैविंग डीमेट अकाउंट, you have to close that demat account, and whatever share you get, you have to transfer it to the NRO linked demat account. So what about option D? So option D says that she is required by FEMA to close her resident demat account and cannot transfer. No, that's wrong. ये गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, हमारा मेन लर्निंग क्या है इस क्वेश्चन से? हमने ये सीखा कि देखो, रेसिडेंट थे, एनआरआई बन गए, ठीक है, तो जो आपका अकाउंट है वो एनआरओ में कन्वर्ट हो जाएगा, पहली बात। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जो ज्वाइंट है ये अलाउड है, ज्वाइंट अलाउड है फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस पे, ज्वाइंट इज अलाउड फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि शेयर ट्रांसफर इज पॉसिबल, शेयर ट्रांसफर इज पॉसिबल, राइट, टू एनआरओ डीमेट अकाउंट, यू कैन ट्रांसफर द शेयर टू एनआरओ डीमेट अकाउंट। बोलिए कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों? ये तीन कंसेप्ट हमने क्लियर किए। वी हैव क्लियर दिस थ्री कंसेप्ट हियर, right? I think this is clear because similar question we are doing again and again. I hope ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्लेयर, ओके। तो सवाल कुछ ऐसा है दोस्तों आपके सामने कि बेसिकली एनआरओ अकाउंट ओपनिंग के टाइम मैंडेटरी डिक्लेरेशन, सिंपल शब्दों में बोले क्या प्रॉमिस करना पड़ता है बैंक को? तो देखिए मिस्टर विक्रम है जो कि एक एनआरआई है, न्यूयॉर्क में रह रहे हैं। मिस्टर विक्रम इज एन एनआरआई लिविंग इन न्यूयॉर्क। ही वांट टू रीडेजिग्नेट हिज ओल्ड रेजिडेंट सेविंग अकाउंट टू एनआरओ अकाउंट टू मैनेज हिज लोकल इंडियन इनकम। मतलब इनके पास जो ओल्ड सेविंग अकाउंट है उसे वो डेजिग्नेट करना चाह रहे हैं एनआरओ अकाउंट में। क्यों? ताकि इंडियन इनकम को मैनेज कर सके। तो बैंक ने उन्हें कुछ सेट ऑफ मैंडेटरी डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोवाइड किया। सवाल ये कर रहा है कि कौन सा डिक्लेरेशन लीगली रिक्वायर्ड है। तो जब ये रेजिडेंट सेविंग को एनआरओ में कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार का डिक्लेरेशन लीगली रिक्वायर्ड डिक्लेरेशन है? ऑप्शन ए कह रहा है ही मस्ट डिक्लेयर दैट ही विल यूज द एनआरओ अकाउंट टू प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज टू रेजिडेंट इंडियन इन एक्सचेंज फॉर इंडियन रुपीज। ऑप्शन बी ही मस्ट डिक्लेयर दैट ही विल नॉट मेक अवेलेबल एनी फॉरेन एक्सचेंज टू एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया अगेंस्ट रिम्बर्समेंट इन रूपी और एनी अदर मैनर। ऑप्शन सी से पहला ऑप्शन क्या कर रहा है कि देखो डिक्लेयर करेगा कि वो एनआरओ अकाउंट यूज करेगा फॉरेन एक्सचेंज देने के लिए रेजिडेंट इंडियन को आईएनआर के बदले। मतलब रेजिडेंट इंडियन से आईएनआर लेगा और बदले में फॉरेन एक्सचेंज देगा। बी कर रहा है वो डिक्लेयर करेगा कि वो फॉरेन एक्सचेंज किसी रेजिडेंट को आईएनआर के बदले नहीं देगा। सी कर रहा है कि ही मस्ट डिक्लेयर दैट ही विल ओनली डिपॉजिट फंड रेमिटेड फ्रॉम हिज न्यूयॉर्क बैंक एंड विल नॉट डिपॉजिट एनी लोकल इंडियन अर्निंग लाइक रेंट। सी कह रहा है कि डिक्लेयर करेगा कि सिर्फ फॉरेन रेमिटेंस डिपॉजिट करेगा, लोकल इंडियन इनकम डिपॉजिट नहीं करेगा।
और डी कह रहा है ही मस्ट डिक्लेयर दैट ऑल द इंटरेस्ट अर्न ऑन द एनआरओ अकाउंट विल रिमेन कंप्लीटली टैक्स एग्जेम्प्टेड, यानी एनआरओ अकाउंट पर इंटरेस्ट टैक्स फ्री होगा। अब बताइए, एनआरओ अकाउंट के रिलेटेड नियम आप जानते होंगे, बोलिए ए बी सी या डी, क्या लगता है विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट, ए बी सी और डी? आई होप क्वेश्चन का जो मेन कंसेप्ट है वो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, राइट? सो विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट, वेदर ए बी सी और डी? चलिए मैं आपको पहले फेमा का कॉम्प्लायंस रूल समझा देता हूँ। लेट मी मेक यू क्लियर द फेमा कॉम्प्लायंस रूल। तो फेमा का कॉम्प्लायंस रूल क्या कहता है कि देखिए, जब आप एनआरओ अकाउंट ओपन करते हैं ना, तो आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। क्या डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि एनआरआई जो है इलीगल इलीगल करेंसी एक्सचेंज नहीं करेगा। एनआरआई इलीगल करेंसी एक्सचेंज नहीं करेगा, मतलब फॉरेन एक्सचेंज किसी रेजिडेंट को आईएनआर के बदले नहीं देगा। ये नहीं करेगा कि फॉरेन एक्सचेंज ला रहा है, डॉलर ला रहा है और बदले में आईएनआर ले रहा है। दिस विल नॉट डू, राइट? अच्छा, तो ये पहला जो ऑप्शन कर रहा है कि ही मस्ट डिक्लेयर दैट ही विल यूज एनआरओ अकाउंट टू प्रोवाइड फॉरेन एक्सचेंज, नो, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, ही कैन नॉट डू दैट। अच्छा, सोर्स ऑफ फंड का तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे तो सोर्स ऑफ फंड लिखा हुआ है, ऑप्शन सी को जरा पढ़ेंगे तो लिखा है कि उसका जो न्यूयॉर्क में बैंक है वहां से फंड को रेमिट करेगा। क्या लगता है दोस्तों, सोर्स ऑफ फंड ये वाला सही है क्या? फॉरेन इनकम को हम एनआरओ अकाउंट में डाल सकते हैं? कैन वी डिपोजिट फॉरेन इनकम टू अवर एनआरओ अकाउंट? द आंसर इज नो, नहीं कर सकते। ठीक है, फॉरेन इनकम को हम लोग एनआरओ अकाउंट में नहीं डाल सकते, राइट? क्योंकि एनआरओ अकाउंट बना ही है लोकल इनकम के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। टैक्स का क्या नियम है? तो आपको मैंने पहले बताया है कि जो आपका एनआरओ अकाउंट है इस पर इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, राइट? वॉट एवर इंटरेस्ट यू अर्न ऑन एनआरओ अकाउंट इट इज कंप्लीटली टैक्सेबल। तो ऑप्शन डी क्या कर रहा है, he must declare that all the interest earned on the NRO account will remain completely tax exempted. This is also wrong. So what is the correct one? Correct answer is option number B. That is the correct answer. तो दोस्तों, जब मान लीजिए कि आप अभी भारत के निवासी हैं और कल आप जो है मतलब बाद में आप फॉरेन मतलब यू वांट टू गो अब्रोड, तो आपको रेजिडेंट सेविंग अकाउंट को एनआरओ में कन्वर्ट करना है, लेकिन आपको एक डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ता है बैंक को। क्या डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आप किसी भी फॉरेन एक्सचेंज को एक्सचेंज नहीं करेंगे। समझे, ऐसा नहीं करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज देके इंडियन रुपीज बाहर लेंगे, यू कैन नॉट डू दैट। समझे? तो कहने का मतलब यही हुआ, व्हाट इज द लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन? द लर्निंग इज दैट यू हैव टू डिक्लेयर, व्हाट यू हैव टू डिक्लेयर, डिक्लेयर नो इलीगल फॉरेक्स एक्सचेंज, क्योंकि एनआरओ में केवल और केवल लोकल इनकम ही अलाउड है। ओनली लोकल इनकम इज अलाउड इन एनआरओ, और ऑब्वियसली इंटरेस्ट इज टैक्सेबल। whatever interest you earn on the deposit that is completely taxable. So this is all about एनआरओ अकाउंट। बोलिए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ दोस्तों? अब हम लोग टॉपिक को बदलते हैं। एनआरओ अकाउंट पे हमने बहुत सारे सवाल किए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एफसीएनआरबी अकाउंट। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे एफसीएनआरबी अकाउंट पे, और आपको पता होगा कि जो हमारा दिसंबर का एग्जामिनेशन हुआ था इस पे एफसीएनआरबी पे एक सवाल आया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। लेट्स हैव अ लुक एट दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। So till now we were discussing about NRO account. We have looked at every aspect of the NRO account. Now let's shift our focus to the FCNRB account. So the question is basically अगर आप NRI हैं और इंडिया में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिना करेंसी रिस्क के, तो कौन सा अकाउंट है ये देखते हैं। तो देखिए, मिस्टर रोहन की बात हो रही है। मिस्टर रोहन एनआरआई हैं जो कि लंदन में रहते हैं। वो $50,000 जो है इंडियन बैंक में भेजना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा कंसर्न है फ्लक्चुएशन ऑफ द इंडियन रुपीज। तो अब देखिए, सवाल है कि आपको एफसीएनआरबी का गाइडलाइन जो फॉलो करते हुए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द मिस्टर रोहन इन्वेस्टमेंट। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि देखो, एफसीएनआरबी अकाउंट सेविंग अकाउंट के फॉर्म में खोल सकते हैं फ्रीक्वेंट विड्रॉल के लिए, मतलब फ्रीक्वेंट विड्रॉल के लिए एफसीएनआरबी को सेविंग अकाउंट फॉर्मेट खोल लो। बी कह रहा है कि अकाउंट को ज्वाइंट रख सकते हैं सिस्टर के साथ आइदर सर्वाइवर बेसिस पर, मतलब अपनी बहन के साथ वो आइदर सर्वाइवर बेसिस पे अकाउंट को ज्वाइंट कर सकते हैं। सी कह रहा है कि जो इंटरेस्ट है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है, मतलब इट मींस दैट व्हाटएवर इंटरेस्ट यू आर अर्निंग ऑन दिस अकाउंट इट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री इन इंडिया, एंड ऑल्सो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट आर फुल्ली रिपेट्रिएबल, यानी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आप पूरा का पूरा भारत से बाहर ले जा सकते हैं।
You can take out the entire principal interest outside of India. And option D says that if Mr. Rohan decide to close the account after 6 months, he will receive interest at an originally contracted rate. यानी दोस्तों अगर अकाउंट 6 महीने बाद क्लोज करें तो कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में चार धमाका है, चार अलग अलग कंसेप्ट है, ठीक है। दैट इज द पिकुलरिटी, यही तो खासियत होता है केस स्टडीज का। आप एफसीएनआर के बारे में 3 से 4 कंसेप्ट को यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। बताइए क्या लगता है आपको, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है रिगार्डिंग द एफसीआरबी अकाउंट? प्लीज यूज योर प्री नॉलेज, अपने अपने नॉलेज को यूज करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। क्या सोच रहे हैं कि एफसीएनआरबी अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट में ओपन हो सकता है? चलिए देखते हैं, मैं आपको चारों रूल को समझा देता हूं। लेट्स मेक इट क्लियर ऑल द 4 रूल। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग अकाउंट के टाइप की, राइट। सो अकाउंट के टाइप की बात कर लेते हैं, अकाउंट टाइप। तो देखिए एफसीएनआरबी आपको पता होना चाहिए, एफसीएनआरबी जो है ये सिर्फ टीडी होता है, दिस इज ऑलवेज टर्म डिपॉजिट, ये सेविंग अकाउंट कभी होता ही नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है सेविंग अकाउंट, गलत है। अच्छा मैक्सिमम टाइम लिमिट बता सकते हैं क्या? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द मैक्सिमम टाइम लिमिट ऑफ द टर्म डिपॉजिट, एफसीएनआरबी टर्म डिपॉजिट। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, लेट मी गिव यू 4 ऑप्शन। आई एम आस्किंग यू द मैक्सिमम टाइम लिमिट। सो ऑप्शन नंबर ए 1 ईयर, ऑप्शन नंबर बी 2 ईयर, ऑप्शन नंबर 3 4 ईयर एंड ऑप्शन नंबर 4 5 ईयर। क्या लगता है दोस्तों मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना होता है टर्म डिपॉजिट का? So the amount that you deposit in FCNRB, that has to be in the form of term deposit. What is the maximum time limit? 1 year, 2 year, 4 year, 5 year? The answer is 5 year, right? सही जवाब है इसका 5 साल। तो जो अकाउंट का टेनर होता है वो 1 से लेके 5 साल तक का होता है। तो जो ऑप्शन ए है वो गलत हो गया है। ऑप्शन बी में ज्वाइंट अकाउंट की बात की जा रही है। लेट्स टॉक अबाउट द ज्वाइंट अकाउंट रूल। आइए दोस्तों देखते हैं कि ज्वाइंट अकाउंट का क्या नियम है। तो नियम यह कहता है कि देखो रेजिडेंट रिलेटिव को ज्वाइंट होल्डर बना सकते हो एफसीएनआरबी में। यू कैन मेक द रेजिडेंट रिलेटिव, you can make the resident relative as joint account holder, but the condition is रेजिडेंट रिलेटिव को जॉइंट अकाउंट होल्डर बना सकते हो, लेकिन जो मैंडेट होगा वो मैंडेट होगा फॉर्मर सर्वाइवर का। यू कैन मेक रेजिडेंट रिलेटिव एट जॉइंट अकाउंट होल्डर बट द मैंडेट विल बी फॉर्मर और सर्वाइवर, ठीक है। यहां पे क्या इन्होंने लिखा है, दे हैव मेंशन आइदर ऑन सर्वाइवर, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। मैंडेट कैन नेवर बी आइदर ऑन सर्वाइवर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टैक्स एंड रिपेट्रिएशन रूल। आइए टैक्स और रिपेट्रिएशन रूल की बात करते हैं। सो टैक्स रूल क्या कहता है कि जो भी आपका इंटरेस्ट है, आप देखिए एफडी में आपने डिपॉजिट किया है तो ब्याज तो मिलेगा ना आपको, तो इंटरेस्ट जो भी है, ठीक है, उस पर वो टैक्स फ्री है। इंटरेस्ट इज कंप्लीटली टैक्स फ्री, उस पर कोई टैक्स नहीं देना है, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो इंटरेस्ट हो, राइट। दैट इज फुल्ली रिपेट्रिएबल, इट इज कंप्लीटली रिपेट्रिएबल। तो टैक्स वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। और एक और टर्म है प्री मैच्योर विड्रॉल। प्री मैच्योर विड्रॉल, ये बताइए क्या हम मैच्योरिटी से पहले विड्रॉ कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि अकाउंट को 1 साल से पहले क्लोज कर लिया तो आपको कोई ब्याज नहीं मिलने वाला, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, समझे बात को। तो प्री मैच्योर विड्रॉल में क्या है कि यदि अकाउंट को आपने 1 साल से पहले, इफ यू क्लोज द अकाउंट अर्लियर देन 1 ईयर देन यू विल नॉट रिसीव एनी इंटरेस्ट। सो नाउ लेट्स लुक एट दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। लिखा है ना कि मिस्टर रोहन डिसाइड टू क्लोज द अकाउंट आफ्टर 6 months, he will receive interest. This is also wrong. So the correct answer to this question is option number C. ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या सीखा? हमने इस क्वेश्चन से ये सीखा दोस्तों कि जो हमारा एफसीएनआरबी अकाउंट होता है, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, ये केवल टीडी अकाउंट होता है, पहली पॉइंट। सेकंड पॉइंट, टैक्स फ्री इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं पे करना है। तीसरी बात, फुल रिपैट्रिएशन, आप पूरा पैसा विदेश ले जा सकते हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है। चौथी बात, ज्वाइंट अलॉट है और वो फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस पे होगा, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट याद रखेंगे, टर्म डिपॉजिट 1 से 5 साल के लिए, टैक्स फ्री इंटरेस्ट, फुल रिपैट्रिएशन एंड फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस। प्लीज लेट मी नो इफ दिस कंसेप्ट इज क्लियर रिगार्डिंग द एफसीएनआरबी अकाउंट और नॉट। ये कंसेप्ट क्लियर है या नहीं बताइए चैट बॉक्स में कि प्लीज जस्ट राइट डाउन यस इट इज क्लियर एंड और इट इज नॉट क्लियर, आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर।
इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स। किसी प्रकार का आपको डाउट हो कहीं भी किसी स्टेप में, जस्ट आप चैट बॉक्स में टाइप करें और मैं उसका जवाब दूंगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आरएफसी अकाउंट। अब हम लोग आरएफसी अकाउंट की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये एक रियल लाइफ केस स्टडी डिस्कस करेंगे जो हर रिटर्निंग एनआरआई के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सवाल ये कर रहा है दोस्तों कि डॉक्टर समीर है, वो भारतीय सर्जन है जो कि यूएसए में रहे हैं, यूएसए में काम किए हैं पिछले 15 साल, और वो बेंगलोर में आना चाहते हैं परमानेंटली। इनके पास सेविंग है डॉलर में, और इनको मंथली पेंशन भी मिल रहा है इनके यूएस एम्प्लॉयर से, और इनके पास चिकागो में रेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब दोस्तों वो अपने फॉरेन अर्निंग को डॉलर में ही रखना चाहते हैं ताकि एक्सचेंज रेट रिस्क ना हो, और अपनी डॉटर की अपकमिंग ट्यूशन फी को लंदन में पे करना चाहते हैं। तो ये सिचुएशन है आपके सामने। दिस इज द सिचुएशन दैट ही इज ए इंडियन सर्जन, he has lived and worked up in USA for the last 15 years. He decided to move back to Bengaluru. He has saving in dollar, right? He want to keep it foreign earning in dollar, and he also want to pay for his daughter upcoming tuition fee in London. So the question is, according to the regulation for RFC account, which of the following is true? तो ऑप्शन ए कर रहा है कि he can open the RFC account jointly with his resident brother in Bengaluru on an either or survivor basis to allow his brother to manage the fund. ऑप्शन बी कर रहा है कि इंटरेस्ट अर्न ऑन हिज आरएफसी अकाउंट विल बी टैक्सेबल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे रिटर्न टू इंडिया रिगार्डलेस ऑफ हिज रेजिडेंसी स्टेटस फॉर टैक्स पर्पस। ऑप्शन सी कर रहा है ही कैन क्रेडिट हिज यूएस पेंशन, चिकागो रेंटल इनकम, बैलेंस फ्रॉम हिज एग्जिस्टिंग एनआरई एफसीएनआरबी टू हिज आरएफसी अकाउंट। ऑप्शन डी कर रहा है कि फंड इन द आरएफसी अकाउंट कैन ओनली बी यूज फॉर लोकल एक्सपेंस इन इंडिया एंड कैन नॉट बी रेमिटेड अब्रोड। तो दोस्तों एक क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। Your entire concept regarding the RFC account will be clear using this question. आइए समझते हैं, देखते हैं रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट के क्या क्या नियम है। सो लेट मी एक्सप्लेन। क्या लगता है दोस्तों, आरएफसी अकाउंट में के बारे में सुने तो जरूर होंगे आप। इसके बेसिक्स को समझ लेते हैं क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। ये किसके लिए होता है? ये होता है हमारे रिटर्निंग एनआरआई के लिए। दिस इज बेसिकली फॉर रिटर्निंग एनआरआई जो अपनी फॉरेन इनकम को डॉलर, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में रखना चाहते हैं, इंडियन आईएनआर में कन्वर्ट नहीं करना चाहते। क्यों नहीं कन्वर्ट करना चाहते? क्योंकि उनको एक्सचेंज रेट रिस्क का दिक्कत है। पहले ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए बोलता है कि वो अपने रेजिडेंट ब्रदर के साथ आइदर और सर्वाइवर बेसिस पर अकाउंट खोल सकता है। क्या लगता है दोस्तों, सही है कि गलत है? तो दोस्तों सही जवाब है गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे हमने एफसीएनआरबी में देखा था, जैसे हमने एनआरओ में देखा था, उसी तरह आरएफसी भी जो है ये फॉर्मर सर्वाइवर बेसिस पे ही खुलेगा। मतलब जब तक डॉक्टर समीर जिंदा है ब्रदर ऑपरेट ही नहीं कर सकता। समझे बात को? दैट्स कॉल्ड फॉर्मर एंड सर्वाइवर। हाँ, यदि पावर ऑफ अटॉर्नी अलग बात है। तो ऑप्शन नंबर ही गलत है। ऑप्शन नंबर 2 की बात कर लें, बी की बात कर लें, तो जरा देखिए इसमें कह रहा है कि इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा फ्रॉम डे वन। क्या ये सही है? इसमें क्या कर रहा है कि जो भी इनका डिपॉजिट होगा उसमें जो ब्याज है वो टैक्सेबल होगा फ्रॉम द वेरी वेरी फर्स्ट डे। क्या ये सही है? तो दोस्तों ये गलत है। क्या ये गलत है? दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग? ये गलत इसलिए दोस्तों क्योंकि जब तक डॉक्टर समीर, अच्छा एक चीज आपको मैं बताता हूं, एक होता है दिस इज RNOR। यू नो व्हाट इज RNOR? RNOR मतलब होता है दोस्तों रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, राइट? बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। आपके बुक में इसके बारे में कंसेप्ट लिखा हुआ है। तो जब तक मिस्टर समीर RNOR है, इंटरेस्ट टैक्स फ्री है। अनलेस टिल द पॉइंट ही इज RNOR, इंटरेस्ट इज टैक्स फ्री। इंटरेस्ट पे कोई ब्याज नहीं देना है, राइट? और आप पूछ सकते हैं ना कि RNOR कब तक रहता है। आपके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये जो RNOR है यानी रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ये कब तक होता है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये होते हैं 2 से लेके 3 साल तक, 2 to 3 ईयर। मतलब कि जब आप भारत वापस लौटे, जब आप रिटर्न किए इंडिया में, उससे 2 से 3 साल तक ये जो मिस्टर समीर है वो माना जाएगा RNOR। और दोस्तों RNOR अकाउंट पे जो भी इंटरेस्ट आया है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री है। याद रहेगा ना दोस्तों? चलिए एक एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं। तो ये जो ऑप्शन बी गलत क्यों है वो समझ में आ गया। ऑप्शन सी बोल रहा है कि वो अपने डॉलर पेंशन, यूएस पेंशन, चिकागो रेंटल इनकम, एनआरई एफसीएनआर बैलेंस क्रेडिट कर सकते हैं। क्या ये सही है?
क्या लगता है दोस्तों, क्या वो अपने पेंशन, रेंटल इनकम ये सब आरएफसी में डाल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल डाल सकते हैं, इसी पर्पज से तो बना है। आरएसपी अकाउंट का पर्पज ही यही है कि जो फॉरेन इनकम है, जो एनआरई, एफसीएनआरबी बैलेंस है, सबको ट्रांसफर कर दो। और डी कह रहा है कि फंड सिर्फ इंडिया में यूज हो सकता है। क्या ये सही है? नहीं, ये गलत है। देखिए, फंड फुल्ली रिपैट्रिएबल है, मतलब लंदन में डॉटर की फी भी पे करना अलाउड है। समझे दोस्तों, ये तो खासियत है आरएफसी अकाउंट की। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। बोलिए, कहीं कोई दिक्कत है, कहीं कोई डाउट हो? आरएनओआर क्या होता है, ठीक है, जॉइंट अकाउंट का बेसिस क्या होता है, एवरीथिंग वी हैव मेड क्लियर, राइट। एक बार रिकॉल कर लेते हैं की पॉइंट को। पहले मैंने क्या बोला, देखिए आरएफसी अकाउंट के बारे में क्या क्या पॉइंट बताया। पहली बात तो ये रिटर्निंग एनआरआई के लिए होता है, ओनली फॉर रिटर्निंग एनआरआई। दूसरी बात ये बताया कि जो ज्वाइंट होल्डिंग होता है, ज्वाइंट होल्डिंग रखेंगे आप, ज्वाइंट होल्डिंग रखेंगे तो आपको स्टेटस रखना पड़ेगा फॉर्मर और सर्वाइवर। तीसरी बात ये बताया कि जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो है वो आरएनओआर पीरियड में टैक्स फ्री होता है, आरएनओआर पीरियड में टैक्स फ्री होता है। चौथी बात हमने ये देखा कि जो फंड होता है दोस्तों, ये फंड फुल्ली रिपेट्रिएबल है, यानी इस फंड को आप पूरा बाहर ले जा सकते हैं। और जो क्रेडिट है, हमने ये भी देखा कि जो पैसा क्रेडिट होता है अकाउंट में, वो क्या होता है, वो या तो आपका फॉरेन इनकम है या आपका एनआरई या एफसीएनआर बैलेंस है। तो ये 5 पॉइंट को हमने आरएफसी अकाउंट के रिलेटेड देखे। बोलिए, आरएफसी अकाउंट में कोई डाउट है आपको तो बताइए। ये जो 5 पॉइंट हमने देखे, और अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू द एसएनआरआर अकाउंट। तो देखिए, सब तरह का वेराइटीज आपको मिलता है हमारी, यू गेट ऑल काइंड्स ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन, ताकि आपको फुल्ली फ्लेजेड प्रिपरेशन हो आपका। सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज बेस्ड ऑन एसएनआरआर अकाउंट, दैट इज स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए कि ग्लोबल टेक कॉर्प जो है, एक जर्मन टेक कंपनी है, एक जर्मन टेक्नोलॉजी कंपनी है, इंडिया के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले रही है। ही हैज बीन अवॉर्डेड 4-year कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंसी सर्विस टू एन इंडियन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है कि देखो, पेमेंट जो है इंडियन रुपीज में ही होगा। कंपनी एक अकाउंट चाहती है इन सभी लोकल फी को रिसीव करने के लिए, लोकल इंडियन वेंडर को पे करने के लिए, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको जर्मनी भेजने के लिए। तो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है 4 साल के लिए इंडियन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का, और कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया है कि पेमेंट जो है आईएनआर में ही होगा, और कंपनी जो है इस लोकल फी रिसीव करेगी, इंडियन लोकल वेंडर को पे करेगी, और जो बचा हुआ पैसा रहेगा उसको वापस जर्मनी ले जाएगी। तो सवाल ये कर रहा है कि जनवरी 2025 में पता होगा आपको रिवाइज हुआ था, तो रिवाइज एसएनआरआर रूल के हिसाब से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए कह रहा है कि 4 साल कॉन्ट्रैक्ट के लिए अकाउंट मेंटेन कर सकता है और इंटरेस्ट मिलेगा। सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर ईयर, कंपनी कैन मेंटेन द एसएनआरआर अकाउंट एंड दे विल अर्न इंटरेस्ट। ऑप्शन बी कह रहा है एसएनआरआर अकाउंट नॉन रिपेट्रिएबल है, इट इज स्ट्रिक्टली नॉन रिपेट्रिएबल, पहले एनआरई अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये दे मस्ट कन्वर्ट द बैलेंस टू एनआरई अकाउंट। ऑप्शन सी कह रहा है कि इन आईएनआर फी रिसीव कर सकते हैं और बैलेंस रिपेट्रिएट कर सकते हैं। लिखा है ना, दे कैन यूज एसएनआरआर अकाउंट टू रिसीव देयर आईएनआर फी एंड परमिटेड टू रिपेट्रिएट द बैलेंस। और ऑप्शन डी कह रहा है अकाउंट 7 साल के बाद क्लोज करना कंपलसरी है, चाहे प्रोजेक्ट चल रहा हो या ना चल रहा हो। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू क्लोज द अकाउंट एग्जैक्टली आफ्टर 7 ईयर रिगार्डलेस ऑफ वेदर द बिजनेस प्रोजेक्ट इन इंडिया इज स्टिल एक्टिव और नॉट। तो दोस्तों, ये सवाल है आपके सामने, क्या लगता है ए, बी, सी या डी, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? आइए देखते हैं। आपने एसएनआरआर अकाउंट के बारे में नाम तो जरूर सुना होगा। फुल फॉर्म क्या होता है एसएनआरआर का? स्पेशल नॉन रेजिडेंट रूपी अकाउंट, दैट इज एसएनआरआर अकाउंट। तो दोस्तों, ये होता क्यों है कि जो भी हमारे फॉरेन एंटिटी हैं, राइट, जो भी हमारे फॉरेन एंटिटी हैं जो इंडिया में आईएनआर ट्रांजेक्शन करते हैं, दोज फॉरेन एंटिटी हु डू आईएनआर ट्रांजेक्शन इन इंडिया बिना परमानेंट ऑफिस के, दे डोंट हैव परमानेंट ऑफिस, के पास परमानेंट ऑफिस नहीं है, तो उनके लिए ये अकाउंट बना है जिसको बोलते हैं एसएनआरआर अकाउंट। तो फॉरेन एंटिटी के लिए है, आईएनआर ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, परमानेंट ऑफिस नहीं है, फॉर देम दिस अकाउंट इज देयर। पहले ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए बोलता है कि इंटरेस्ट मिलेगा। क्या ये सही है? तो दोस्तों, ये गलत है। क्यों गलत है?
क्योंकि दोस्तों पता होना चाहिए एसएनआरआर अकाउंट जो होता है वो क्या है, वो एक नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट है, समझे। वो क्या है दोस्तों, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग, इस पे कोई ब्याज नहीं मिलता, सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए होता है, सेविंग के लिए नहीं है। तो ऑप्शन ए तो गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि अकाउंट नॉन रिपेट्रेबल है। क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सही है? नहीं भाई, नॉन रिपेट्रेबल नहीं होगा, क्योंकि एसएनआर अकाउंट फुल्ली रिपेट्रेबल है। मतलब जो भी आपका बैलेंस है, वॉट एवर इज योर बैलेंस, बैलेंस में आपका टैक्स के बाद, टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा क्योंकि रुपये में है, टैक्स के बाद जो बैलेंस है वो आप फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू कैन कन्वर्ट द बैलेंस टू फॉरेन करेंसी आफ्टर पेइंग द टैक्स, और ये आदमी जर्मनी में भेज सकता है। फिर सी कह रहा है कि आईएनआर फी रिसीव कर सकते हैं और बैलेंस रिपेट्रिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली exactly. इसलिए तो बनाया है ये अकाउंट को, कि एसएनआर अकाउंट का पर्पस तो यही है कि जो भी आपका आईएनआर फी है वो रिसीव कर लो, और बाकी जो पैसा बैलेंस बचा है वो सब भेज दो विदेश। और डी कह रहा है कि 7 साल के बाद अकाउंट क्लोज करना कंपलसरी है। हाँ, क्या लगता है दोस्तों, ये सही है? तो दोस्तों देखिए, पहले था, आप बुक में देखेंगे ना तो बुक में 7 साल लिखा हुआ है, लेकिन जनवरी 2025 में एक इसमें एक रूल बदलाव हुआ। जनवरी 25 में दोस्तों रूल में बदलाव आया, और इसने ये बोला कि देखो टेनर को फ्लेक्सिबल बना दिया। बुक के हिसाब से 7 साल लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं रिसेंट डेटा बता रहा हूं। रिसेंट डेटा ये है कि जनवरी 25 में इसे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो हमने क्या सीखा एसएनआरआर अकाउंट के बारे में, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, लेट्स रिकॉल द पॉइंट्स रिगार्डिंग एसएनआरआर अकाउंट। हमने ये सीखा दोस्तों कि ये फॉरेन एंटिटी के लिए होता है, दिस इज फॉर फॉरेन एंटिटी। हमने ये सीखा कि इस पे आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, करंट अकाउंट जैसा है, कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। हमने ये सीखा कि जो पैसा है वो फुल्ली रिपेट्रिएबल है, कंप्लीटली आप पैसा बाहर ले जा सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि जो टेनर होता है इसका, वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के हिसाब से होता है, जब तक आपका प्रोजेक्ट है तब तक